984 निक सरप्राइज क्यों अटकी गोरी की जान। ऐसा लगा मानो एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे छूकर गुजरा है। वह अभी कुछ समझ पाती इससे पहले ही सोनू के बाबा ने पूछा, सोनू बेटा आज तारीख की कितनी है? जो साड़ी का ऑर्डर आया है वह दुकान पहुंचाना है बेटा। आज 25 सितंबर है बाबा। और यह शब्द सुनते ही गोरी की आंखें हैरानी से फैल गई, हाथों में मौजूद कप थरथराने लगा मानो भूकंप आ रहा हो। और अचानक उसके कानों में कुछ शब्द गूंजे, तुम्हारा जन्मदिन और हम दोनों के बीच की हर दीवार, हर लिमिट खत्म होगी लिटिल गर्ल। निक डेविडसन विल बी इनसाइड यू। ये शब्द याद आते ही उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा था, और इससे पहले वह आगे कुछ सोचती अचानक ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, हे महादेव बचाओ। यह आवाज जैसे ही आंगन में बैठे सोनू, उसके बाबा और गौरी के कानों में गई। उसकी उंगलियां कांपी, चाय का कप उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे ये तो चित्रा की आवाज है, लेकिन वह इस तरह चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक तो? कहते हुए उन लोगों ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। सोनू और बाबा तो बाहर निकल चुके थे, लेकिन गौरी जो अभी मुख्य दरवाजे तक पहुंची थी। अचानक मिलिट्री की तरह एक साथ कई कदमों की आवाज, जैसे कोई बवंडर बनारस की गलियों में उतर आया हो। उसने दरवाजे का पर्दा थोड़ा हटाया तो उसकी आंखें वहीं अटक गईं। काले रंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां, सायरन, सिक्योरिटी, और उनके बीच चमकती एक कार, बुगैटी बलाइड डॉट। जैसे कोई ताजमहल किसी बंजर जमीन पर उतार दिया गया हो। लोगों की कौतूहल भरी हैरान नजरें उस पर टिकी हुई थी, मानो धरती पर स्पेसशिप उतर आया हो, और वह मुंह फाड़े ये सोचने में व्यस्त थे कि आखिर इस छोटे से घर के दरवाजे पर इन लोगों का पहरा क्यों है। ब्लैक ड्रेस में एक साथ कई सारे सिक्योरिटी असैसिन, जो अलर्ट पोजीशन में आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए, हाथों में अनगिनत हथियार लिए, एक दरवाजे के सामने आ खड़े हुए थे। और चित्रा अपने सामने खड़े एक इंडियन, लेकिन बहुत ही ज्यादा गहरे शख्स, मानो वह इस देश का हो ही ना, के आगे डर के मारे कांप रही थी। अरे बाप रे, गोबर से सनी चप्पल ही तो मारी है। मुंह दिलवा देती हूँ, ना माफी भी मांग लेती हूँ। अब इतनी सी बात के लिए बच्चों की जान लेंगे क्या? इतने सारे हथियार बंद लोग, वह भी सिर्फ मुझ मासूम का सामना करने के लिए। लाउडली क्राइंग है। चित्रा, जो वैसे तो बहुत बहादुर थी, लेकिन अपने सामने एक साथ इतने खतरनाक लोगों को देख उसकी जान हलक में अटक गई थी। क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स से जो कोई और नहीं बल्कि लकी था, उसे अपनी खा जाने वाली निगाहों से घर रहा था। उसके चेहरे पर कुछ हद तक गोबर लगा हुआ था, और एक हाथ में चित्रा की चप्पल थी, जो टूटी हुई थी। लकी तो मानो इस तरह गुस्से से उबल रहा था जैसे वह इस लड़की को अभी खा जाएगा। तो वही गौरी की धड़कनें कुछ सेकंड लकी और सिक्योरिटी को देखते हुए उस लग्जरियस गोल्डन बुगैटी बुलाइट पर जा ठहरी थी, और सांस मानो धड़कनों का रास्ता भूल गई थी। आंखें चौड़ी और माथे पर पसीना। लेकिन वो कार नहीं थी जो उसके दिल की धड़कनों को आउट ऑफ कंट्रोल होने को मजबूर कर रही थी, बल्कि वो साया था जो उस कार के अंदर था। कुछ जाना पहचाना, कुछ बहुत अपना, और फिर भी बहुत दूर। गोरी भले ही उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसका डाक ऑरा उसके दिल को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि वह कौन है। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। उसने खुद को समझाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। हड़बड़ाहट में वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी थी। उसके कानों में निक की बातें चल रही। लिटिल गर्ल, तुम दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें और मुझे लग नहीं कर सकती, और अगर गलती से भी कभी तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो। इन शब्दों का ख्याल आते ही उसका बदन डर से कांप रहा था। तो वही गाड़ी में बैठा निक, जिसके लिए बनारस की यह तंग और गंदी गालियां, सड़क पर कुछ हद तक पानी भरा हुआ, घरों के आगे गाय और भैंस बंधे हुए, टूटी फूटी झोपड़ियों जैसे पुराने घर, और उनमें रहते वह लोग जो सादे भेस में थे। कुछ मर्दों ने तो सिर्फ एक बनियान और कमर में गमछा लपेट रखा था। कुछ बच्चे बिना पेट के ही घूम रहे थे, और औरतें यूं ही घरेलू बिखरी हुई सी, सर पर आंचल लिए, चेहरे पर ना कोई मेकअप और ना ही कोई बनावट। उस 18 साल के अंग्रेज के लिए ये जगह कोई अजूबा से कम नहीं थी, या फिर उसकी नजरों में कहा जाए तो डिस्गस्टिंग। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि वह इन चीजों का आदी नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसने कुछ इस तरह का नजारा देखा था। और ऊपर से लकी के चेहरे पर अब तक लगा हुआ वह गोबर। नीक की आंखें सख्त हो चुकी थी, और सांसों ने एक ठंडी आह भरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम यहाँ रह रही हो लिटिल गर्ल, इस डिस्गस्टिंग और अनहाइजीनिक जगह पर? आई कांट टॉलरेट। मुझे छोड़कर तुमने ये जगह चुनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक झलक, काले शीशे से झांकती उसकी नीली आंखें, और उसकी दुनिया वहीं रुक गई। निक ने एक टक उस दरवाजे की तरफ देखा, और अगले ही पल वो दरवाजा झटके की आवाज के साथ खुला। अचानक वह ब्लैक शूज जैसे ही गाड़ी के बाहर निकले,
आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि इतनी कीमती और चमचमाती गाड़ी तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। और उसके अंदर से निकला हुआ अंग्रेज शख्स, जिसके चेहरे पर जितना डार्क हो रहा था उतना ही खिंचाव और अट्रैक्शंस। लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था, तो वही चित्रा और उसकी फैमिली वाले पत्थर की तरह जमे फटी फटी आंखों से उस 18 साल के लड़के को देख रहे थे, जो उनकी नजरों में किसी 25-26 साल के शख्स की तरह था। चेहरे पर काला मास्क और आंखों पर ब्लैक शेड। उसके लॉन्ग ओवरकोट और ब्लैक 5 पीस सूट के बीच चेहरे की झलक और रंगत बस कुछ हद तक ही नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, मानो साक्षात कामदेव का अवतार हो। उसकी स्ट्रांग बॉडी और लंबा चौड़ा कद, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वहां खड़े किसी भी शख्स ने शायद ही ऐसा रूप कहीं और देखा होगा। सभी अपना दिल थामे बस निक डेविडसन को ही देख रहे थे, जिसकी नजर हर किसी को इग्नोर करते हुए सभी के बीच से होती हुई उस दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी। अब वह अपने सख्त कदमों के साथ बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही एक कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ाता है, अचानक दरवाजा धाम से खुला। नी क एक सिसकी सी पुकार के साथ गौरी की आंखें खुली। एक तेज पुकार के साथ घबराहट में गौरी की आंखें खुली। पसीने से तर माथा, घबराए हुई सांसें और थरथराता हुआ बदन, उसने डरते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई, और जैसे ही अपने आसपास का नजारा देखा, उसकी धड़कन थम गई। खुद को एक अनजान जगह पर पाकर पूरी तरह हैरान हुई। ये बनारस शहर का वह छोटा सा टूटा फूटा कमरा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक 5 स्टार होटल जैसी आलीशान जगह की कोई खूबसूरत सा नजारा था। खुले आसमान के नीचे बसा कोई जादुई जगह। वह एक खूबसूरत और आलीशान बेड पर वह पूरी तरह हैरान बैठी थी, आंखों में कई सवाल। और चारों तरफ घने अंधेरे के बीच आसमान में चमकते अनगिनत तारे, कुछ जगमगाती फेरी लाइट, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, और सामने टेबल पर रखा हुआ एक बड़ा सा केक। खुले आसमान के सफेद पर्दों के नीचे कई सारे रोज फ्लावर पेटल्स, जमीन पर पड़े हुए अनगिनत बैलून, सेंटेड कैंडल्स की खुशबू, और सामने एक आर्टिफिशियल झरना। पानी की कलकल से उसका ध्यान टूटा और नजरें उस दिशा में गई। वह बड़ी हिम्मत बटोर कांपते हुए पैरों से धीरे से उठी और उस दिशा में कदम बढ़ा दिए। अगले ही पल उसकी सांस भारी होने लगी, जब उसने सामने ठंडे पानी के झरने के नीचे, स्विमिंग पूल के किनारे, कई सारी फ्लो पर जल रही कैंडल्स, रोज पेटल्स और हल्की रोशनी के बीच उस मजबूत शख्स को देखा, जिसकी पीठ फिलहाल भले ही उसकी ओर थी, लेकिन वजूद इतना भारी कि परछाई भी राज करती हो। सामने पड़ी वो ड्रेस पहन लो और रेडी हो जाओ। अगले ही पल उसकी ठंडी आवाज गौरी के कानों से होते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी को कपा चुकी थी। यह आवाज थी या कोई बर्फ का तूफान। गौरी अपनी जगह जम गई थी। उसने धीरे से घबराती नजर सामने हैंगर पर टंगे एक कपड़े की तरफ देखा, तो अगले ही पल उसका चेहरा घबराहट के साथ साथ शर्म से लाल हो चुका था। उसके होंठ एक बार फिर कांपे और थरथराती जुबान में बोली, ता तुम्हें मालूम है मामा, मैं ऐसी ड्रेस पूछा नहीं है, ऑर्डर दिया है। गो एंड वेयर, अदरवाइज। इसके बिना भी वाक्य अधूरा था, लेकिन धमकी पूरी थी। गौरी समझ चुकी थी अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वह निक की खामोशी से घबरा रही थी। अगले ही पल वो जल्दी से वो कपड़ा लेकर सामने पर्दों के पीछे छुपे हुए एक छोटे से कॉर्नर के पीछे दौड़ी, तो वही अपने घर में मौजूद चित्रा, जो कि बहुत बुरी तरह परेशान थी। बाबा अपने गौरी को लोगों के साथ जाने कैसे दिया, वह भी उसकी बेहोशी में। पता नहीं वो लोग कौन होंगे। और गौरी की फिक्र मत करो बेटा, वो जिसकी अमानत थी उसके साथ गई है, और मुझे यकीन है बिल्कुल सही सलामत होगी। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं बाबा। अम्मा, ये बाबा क्या? इससे पहले चित्रा अपने सवाल पूरी करती, गौरी की अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा, फिलहाल चलकर आराम करो। वो मेहमान जिसके चेहरे पर तुमने गोबर, मेरा मतलब है तुमने माफी तो मांगी ना? माफी याद आते ही चित्रा परेशान हुई, क्योंकि उसे याद आया लकी गुस्से में वहां से निकल गया था। दूसरी तरफ गौरी शर्माते हुए सामने पर्दों के बीच बने हुए एक छोटे से काना में थी, जब अचानक ही निक की ठंडी आवाज ने उसके कानों पर एक बार फिर दस्तक दी। अब अंदर ही रहने का इरादा है या बाहर भी आना है? जल्दी करो, पूरी रात नहीं है मेरे पास। निक की आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू किया था। ये बात गौरी बहुत अच्छे से समझ सकती थी, और अब वो जल्दी से लेकिन धीरे कदमों से क्लोजेट रूम से बाहर आई। शर्म के मारे उसकी नजरों ने ऊपर उठने की गुस्ताखी नहीं की थी, बल्कि वह तो नजरों से ही जमीन में गड्ढा करके उसमें दफन होने वाली थी। तो वही निक, जो कि अभी अभी ठंडे पानी से नहाकर बाहर आया था, शर्टलेस, सिर्फ अपने ट्राउजर में, ठंडे पानी से भीगा हुआ बदन, ड्रॉपिंग हेयर्स, स्किन पर चमकती रोशनी, और वो नीली आंखें,
जो फिलहाल तो दूसरी तरफ थी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही गौरी पर गई धड़कने मानो वही ठहर गई थी और किसी साए की तरह गौरी पर चिपक गई। क्योंकि सामने एक बहुत ही खूबसूरत नेट से बनी हॉट सेक्सी नाइटी में उसके दिल की मल्लिका, उसकी धड़कन, उसका जुनून, वह मासूम सा वजूद गौरी थी, जिसके चेहरे की मासूमियत अब भी उसकी आंखों से टपक रही थी और बदन पर वह हॉट नाइटी जो मुश्किल से उसकी थाई तक आ रही थी। निक की नजर तो मानो झपकना ही भूल गई थी। तो वही गौरी उसके गुस्से लेकिन हसरत भरी निगाहों को खुद पर महसूस शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी, उसकी नजरें से जल रही थी। वो चाहकर भी खुद को समेट नहीं पा रही थी, अपनी ही बाहों में खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्योंकि भले ही उसके बदन पर वह नाम मात्र कपड़ा था, लेकिन उसके अंदर पहनने के लिए वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। यानी कि बदन पर कपड़े होकर भी कुछ नहीं थे और उसका पूरा वजूद निक के सामने था। अंदर कुछ नहीं, बाहर सिर्फ मासूमियत और वो शर्म जो पूरे कमरे को अपने घेरे में ले रही थी। गौरी जैसी शर्मीली लड़की को इस तरह निक के सामने खड़ा होना मौत के बराबर लग रहा था। उसने खुद को ही बाहों में समेटने की नाकाम कोशिश की और आंखें जोर से बंद कर ली जब अचानक ही निक के कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। यह महसूस होते ही गौरी का दिल जोरों से धड़कने लगा था और हर कदम के साथ उसकी सांस रुक रही थी। जब अचानक ही उसके कानों में एक बार फिर निक की आवाज गई, "यहां आओ और केक कट करो।" यह आवाज सुनते ही उसने झटके से अपनी आंखें खोली और पलटकर देखा तो निक केक के टेबल के पास खड़े, उस पर कैंडल जला रहा था। उसे इस तरह शांत देख गौरी को कुछ समझ नहीं आया और इससे पहले वो कुछ समझती निक ने एक बार फिर ठंड वॉइस में कहा, "सुनाई नहीं दिया तुम्हें, या मुझे छोड़कर भागने के बाद इतना बदल गई हो कि ऊंची आवाज सुनने की आदत हो गई है? तुम्हारा मसला चाहे जो भी हो, याद रखो मैं आज भी वही हूं और मुझे अपनी बात दोहराने की आदत ना कल थी ना आज है, इसीलिए आखिरी बार कहूंगा, इधर आओ और केक काटो।" निक के शब्दों को सुन गौरी बुरी तरह घबराने लगी थी और वह एक बार फिर हल्के कदमों से निक की तरफ बढ़ गई। उसकी तो हालत खराब हो रही थी, एक तो इतनी घटिया ड्रेस में जहां वह पूरी तरह ना गंद थी, ऊपर से वो कोल्ड पर्सनैलिटी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब तक जिंदा कैसे है। उसकी चाल में ऐसी लचक थी जिसे सिर्फ निक ही नहीं, उसकी सर्द निगाहें भी चाट रही थी। निक ही जानता था उसने खुद को कैसे काबू किया था। गौरी अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक ही निक ने झटका तो उसका हाथ पकड़ एकदम से अपने सामने खींच लिया। "आ" की आवाज के साथ वो पूरी तरह हड़बड़ा गई, क्योंकि अब उसकी पीठ निक के सॉलिड और भीगे हुए सीने से लगी हुई थी, जिसका एहसास ही गौरी के दिल में सिहरन पैदा कर रहा था। और इससे पहले वो कुछ समझती निक के हाथ ने उसके हाथ में चाकू पकड़ाया और बड़ी मजबूती से उसका हाथ पकड़ हल्के से आगे की तरफ झुकते साथ में केक कट करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, "हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जन्मदिन का केक, माय डियर लिटिल गर्ल, हैप्पी फर्स्ट नाइट टू यू।" निक ने अपने एक एक शब्द को इस तरह तोड़ तोड़कर गौरी के कानों में इतनी खतरनाक अंदाज में कहा था, मानो हर शब्द को जहर में डुबोकर गौरी के कानों में उंडेल रहा था, जिसे सुनते ही गौरी की बची कुची हिम्मत बुरी तरह उसका साथ छोड़ चुकी थी। गौरी की टांगों से जैसे जान निकल रही थी और अब वो एक बार फिर कांपते हुए गिरने ही वाली थी कि निक के दूसरे हाथ में उसकी पेट पर अपनी पकड़ मजबूत की और झटके से खुद से और सताकर कोल्ड लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, "खबरदार, डोंट ट्राई टू फेड बेबी, वरना ये रात सिर्फ यादगार नहीं, इतनी दर्दनाक होगी कि उम्र भर उसका जख्म सीने में जिंदा रहेगा।" इन डीप वॉइस, "सो जस्ट बी ए गुड गर्ल, स्माइल एंड एंजॉय योर बर्थडे।" कहकर उसने केक की एक छोटी सी बाइट गौरी के मुंह में डाली, जिस गौरी अपनी फैली हुई आंखों के साथ निक की तरफ देखते हुए बड़ी मुश्किल से अपने गले के नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा उसके बेहद करीब था, सांसें आपस में टकरा रही थी और निक अपने होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए उसके होठों के किनारे लगे हुए केक को अपनी जीभ से हल्के से लिक करते हुए अपनी खतरनाक नीली आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला, "नाउ आई फील हंग्री, बहुत भूख लगी है।" उसकी नीली आंखें अब हैवानियत से भरी थीं और उनकी प्यास सिर्फ केक से नहीं बुझने वाली थी। गौरी अपने सलाइवा गड़ते हुए निक की आंखों को खुद पर महसूस कर चुकी थी। यह समझते ही गौरी का गला सूख चुका था। "हाँ, न निक, मेरी बात।" और इससे पहले वो आगे कुछ कहती है अगले ही पल। तो दोस्तों, आखिर क्या करने वाला है निक गौरी के साथ और क्या सजा मिलने वाली है गौरी को उसके धोखे की? क्या गौरी मनाने में कामयाब हो पाएगी निक? यह आज की रात बन जाएगी उसके लिए एक सजा। जानने के लिए बने रहिए कहानी में। CH-985 निक ने ऐसा क्या कहा? गौरी तड़प उठी, गले के नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा उसके बेहद करीब था, सांसें आपस में टकरा रही थीं और निक अपने होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए उसके होठों के किनारे लगे हुए केक को अपनी जीभ से हल्के से लिक करते हुए अपनी खतरनाक नीली आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला,
नाउ आई फील हंग्री, बहुत भूख लगी है। उसकी नीली आंखें अब हैवानियत से भरी थीं, और उनकी प्यास सिर्फ केक से नहीं बुझने वाली थी। गौरी अपने सलाइवा गड़ते हुए निक की आंखों को खुद पर महसूस कर चुकी थी। यह समझते ही गौरी का गला सूख चुका था। हाँ हाँ, न निक, मेरी बात। उसकी आवाज बस एक सिसकी बनकर रह गई। पर निक ने कुछ नहीं कहा। वो अचानक उससे दूर हुआ और कमरे के दूसरे कोने में रखी टेबल के पास जाकर बैठ गया। उसकी हर हरकत में एक सायास ठंडापन था, एक साइलेंस जो चीख से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने खाना परोसा, पर एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी आंखों में गुस्से का लावा भरकर प्लेट सजाता रहा। निक की खामोशी और गौरी पर कोई भी गुस्सा ना करना न जाने क्यों लेकिन गौरी की जान ले रहा था। निक की चुप्पी उसकी चीख से ज्यादा डरावनी थी। गौरी खामोश नजरों के साथ निक को देख ही रही थी। धड़ाक, निक ने अचानक टेबल पर जोर से हाथ पटका। गौरी कांप गई, उसकी रूह तक थरथरा गई। निक के चेहरे के गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देख जल्दी से दौड़कर टेबल के पास गई। पर यह क्या, वहां तो कुर्सी ही नहीं थी, सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर नहीं खुद बैठा था। गौरी ने सवालिया नजर से निक की तरफ देखा तो आह की सिसकी भरी आवाज के साथ वो अगले ही पल निक जी गोद में थी। वो एकदम से हड़बड़ाई और नजर घुमाकर निक तरफ देखा। क्या लिखा था लेटर में? कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्या सोचा था मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग जाओगी? कहते हुए निक ने खाने की बाइट उसके मुंह में डाली, लेकिन उसके ठंडे शब्द सुन गौरी की हालत पंचर होती जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से होठों को हिलाकर कुछ कहने वाली थी, पर उससे पहले निक ने अगली बाइट उठाई, पर इस बार अपने होठों तक ले जाने के बजाय उसने वो गौरी के कंधे पर गिरा दी। और फिर उसकी जुबान वहां से धीरे धीरे चलने लगी। गर्म सांसों की तपिश और जीभ की नमी के बीच गौरी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उसके जी स्म की सरहदों को कोई चुपचाप तोड़ता जा रहा था। गौरी के दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि निक अब उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए उसे खा रहा था। पर अगले ही पल उसने चीख के साथ आंखें खोली। निक उसके कंधे को दांतों से काट चुका था, कोई शिकारी जैसे अपने शिकार की महक चख रहा हो, और अब अपने होठों को धीरे धीरे उसके बदन पर चलाते हुए बोला, और क्या लिखा था? कि तुम एक अपाहिज के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी गंदगी साफ नहीं करना चाहती, बेबी शाइटर की तरह उसका ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो, ना कि किसी हैंडीकैप्ड के साथ जिंदगी भर फंस कर रहना चाहती हो, यही ना? हर लफ्ज गौरी की रूह चीर रहा था। जुबान कांपने लगी थी, दिल में चुभन हुई और आंखों में नमी उतरने लगी थी। न निक, माँ, मैं उसकी जुबान लड़खड़ाई। एक और दर्द के साथ उसने अपने होंठ दबाए क्योंकि निक पकड़ कमर पर मसली जा चुकी थी, और वह एक बार फिर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ गौरी के मुंह में खाने की अगली बाइट देते हुए बोला, क्या सोचा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, या ये कि अब मेरी जिंदगी उस हॉस्पिटल बेड पर ही खत्म होने वाली है? नी का प्लीज ऐसा मत बोलो, गौरी अब तड़प रही थी। शट अप, निक गर्जा। खबरदार यह शो करने की कोशिश मत करना कि तुम्हारे ये शब्द मुझे एक बार फिर बेवकूफ बना सकते हैं, या मैं तुम्हारी मासूमियत से पिघल जाऊंगा। नहीं लिटिल गर्ल, तुम्हारी यह गलतफहमी ही दूर करने आया हूं। मोहब्बत के लिए नहीं, अपनी कसम पूरी करने आया हूं। तुम्हारी आंखों में खुद को देखने आया हूं। मेरा अक्स, मेरा एहसास। कहा था ना, 9 महीने 3 दिन 16 घंटे 8 मिनट 17 सेकंड। तुम्हार बर्थडे और निक डेविडसन तुम्हारे अंदर। उसकी आवाज में पिघला हुआ लावा था। उसकी आंखें अब पत्थर बन चुकी थीं। उसके हाथ मानो गौरी की कमर और बदन को छील रहे थे। गौरी का कलेजा कांप गया। उसने कांपते हाथों से निक के चेहरे को थामना चाहा। निक, मेरी बात। निक ने उसका हाथ झटके से पकड़ा, अपने पास खींचा और उसकी कमर में बाहें डाल दी। डू यू इवन नो व्हाट यू डू टू मी? उसने उसके कान में फुसफुसाया, आवाज में एक ज्वाला थी, एक खतरनाक नशा। तेरे बिना मेरी रातें मौत से बदतर थी, और अब जब तू मेरी बाहों में है तो पूरी कायनात को थामना मुश्किल लग रहा है। दिल कर रहा है अभी और इसी वक्त तुम्हें इस तरह। हाँ, उसने अपने शब्द अधूरे छोड़े, पर उसके अधूरे शब्दों ने भी गौरी की रूह को सहरा दिया। गौरी की सिसकियां तेज हो गईं, क्योंकि निक की पकड़ अब उस पर इतनी मजबूत हो रही थी मानो उसकी कमर टूटकर निक के हाथों चूर हो जाएगी। आंखों में ठहरे हुए आंसू बहने लगे थे। जानती हो किस तरह जिया था मैं? जब होश आया सब थे वहां, पर तुम नहीं थी। मैं लौटा था सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे उस वादे के लिए जो तुमने मेरी हथेली थाम कर किया था। मैं लौटा था तुम्हारे साथ जीने के लिए, लेकिन जब तुम मुझे नजर नहीं आए तो। उसकी आवाज टूट गई। क्या महसूस कर सकती हो वह एहसास जो धड़कते हुए भी दिल का साथ छोड़ दे? फिजाओं में हवाएं तो है, पर तुम्हारे लिए नहीं। मैं निक डेविडसन, एक माफिया किंग का भाई, एक बिलियनियर,
दुनिया का टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या कमी है मुझ में? लुक्स, चार्म, मनी, पॉपुलरिटी, हर वो चीज जो दुनिया को अपने कदमों में झुका सकती है, घुटनों पर ला सकती है, मेरे पास है। लेकिन फिर भी एक ऐसा कोल्ड हार्टेड पर्सनैलिटी जो आज तक अपने माँ बाप के लिए भी नहीं रोया था। वो तुम्हारे कदमों में बैठा था, एक बार नहीं बार बार, हर बार आंसू बहाए तड़पा, भीख तक मांगी है तुम्हारे आगे अपनी मोहब्बत की। हर बार दूरियों के बाद ऐसा लगता था कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेवफाई ने मुझे आज एक बार फिर वही पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया है। गौरी अब सिसक रही थी, आंसू बह रहे थे, इस बार डर से नहीं, उस प्यार की बेबसी से जिसे वो जज्ब करती रही थी। निक की बातें उसके कलेजे को चिर रही थी जब निक ने एक बार फिर कहा, आज मीलों का फासला तय करके यहां आया हूं, जानती हो क्यों? और फिर एक झटका, गौरी को अपनी गोद से निक ने दूर फेंका। आह! वो जमीन पर गिरते गिरते खुद को संभाला और अपनी फटी फटी आंखों से निक की तरफ देखने लगी। निक खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंधियां बरस रही थीं। मैं यहां आज प्यार की भीख मांगने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ये दिखाने आया हूं कि जिसे तुम अपाहिज कहकर उस बिस्तर पर मरने के लिए छोड़ आई थी, वो तुम्हारे बिना भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। गौरी निक की बातों को समझ नहीं पा रही थी जब अचानक ही वहां तेज तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा था और एक जोरदार बिजली सी कड़कती है, जिससे गौरी घबराकर निक के सीने से लिपटने को हुई, लेकिन निक ने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दांत पीसकर बोला, खबरदार मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना। निक की चीख ने उसे जमीन से बांध दिया। निक, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, देखो वो सब जो भी था। उसने समझाने की कोशिश की, बस कुछ नहीं सुनना मुझे। निक की आंखों में गूंजता हुआ गुस्सा चमका। ना तुम्हारी वो बकवास क्लैरिफिकेशन की। किस तरह चर्च में कुछ लोगों की बातें सुनकर तुमने खुद को मनहूस मान लिया और यह सोचकर कि तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी मेरा साथ ना छोड़ दे या मैं जिंदगी भर अपाहिज ना रह जाऊं। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप और भाई तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, तुम्हारा काला खाया मुझ पर पड़े और मैं भी ऐसा ही कोई शिकार बन जाऊं। तुमने एक घटिया सा बहाना बनाकर मुझे मरने और तड़पने के लिए छोड़ दिया। निक ने जैसे ही यह शब्द कहे, गौरी उसे फटी फटी आंखों से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निक को सब सच पता है। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। निक, तुम्हें सब हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि निक डेविडसन से कुछ नहीं छुपता। तो फिर तुम्हारी बेवकूफियां कैसे चुप जाती? निक एक झटके में उसके करीब आया और गौरी के बालों को मुट्ठी में जकड़ दांत पीसते हुए बोला, तकलीफ इस बात की नहीं कि तू मुझे छोड़कर गई, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि तूने मेरे प्यार पर यकीन नहीं किया। एक बेवजह और फालतू के सोच के कारण तूने मेरी मोहब्बत और तड़प का मजाक बनाकर रख दिया। तू समझती क्या है गौरी? तू कोई टूरिस्ट है जो मेरी जिंदगी में आएगी, घूमेगी और फिर चली जाएगी। आर यू एफकिंग किडिंग मी? गौरी कांपती आवाज में बोली, निक, तुम समझ नहीं रहे। मैं तुम्हारे लिए जहर बन गई थी। मैं चाहती थी कि तुम ठीक हो सको, इसलिए मुझे धोखा दे दिया। मोहब्बत के हर कस्में, हर वादे तोड़ दिए। मेरा भरोसा, मेरा इश्क, उसका कोई मोल नहीं। निक एक कदम उसके चेहरे के पास झुका और नीली आंखों से घूरते हुए बोला, तो तूने सोचा कि मुझे छोड़ देने से मैं ठीक हो जाऊंगा? एच 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 एच। तो देख गौरी, तू बिल्कुल सही थी। मैं ठीक हो गया और आज अपने पैरों पर खड़ा हूं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तू सचमुच मनहूस थी और तेरा मुझे छोड़कर जाना मेरे लिए जिंदगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरे जाने के बाद मैंने जीना नहीं सीखा, तेरे बिना सिर्फ तड़पना सीखा है। वो तड़प जो हर पल मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, तुझसे मिलकर, तुझे ये सवाल करने के लिए कि आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में, आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने के लिए फोर्स करती थी। गौरी की आंखें भर आईं और नजरें नीचे हो गई तो निक ने उसके बालों पर पकड़ मजबूत की और दांत पीसते हुए कहा, लुक इनटू माई आईज लिटिल गर्ल। जब तक मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी नजरें बस मुझ पर होनी चाहिए। मेरी आंखों में देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले देखती थी। ये वही आंखें हैं जो तुझे देखने के लिए हर रात खुली रहती थी। तू नहीं जानती कि तेरे एक मैसेज ना आने पर मेरी सांसें कितनी बार रुकती थी। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी, निक प्लीज, मैं मजबूर थी। निक ने उसके होठों पर उंगली रख दी, शुश, इनफ। उसकी नीली आंखों में अब मोहब्बत का तूफान था, लेकिन वो तूफान अब भी पजेसिवनेस, गुस्सा और जुनून की तलवार लिए खड़ा था। कहा था ना, मैं तेरे लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ गौरी, लेकिन तुझे छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। तुम मेरी हो, हमेशा से और हमेशा रहोगी। इस धरती का कोई कोना, कोई मंदिर, कोई गली मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, ये जुनून मेरे अकेले का था। इसमें तुम कहीं भी शामिल नहीं थी, दूर दूर तक नहीं। निक के एक एक शब्द गौरी के दिल पर छुरियां चल रहे थे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा था
लेकिन उन दोनों के बीच एक तूफान खड़ा था। जब निक ने एकदम से उसका बाल झटक दिए और अपने कदम बैठकर साइड रखे कुछ पेपर्स की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बस ऐसे ही साइलेंस मुझे मरने के लिए, हर रात तुम्हारी यादों में तड़पने के लिए, छोड़कर जाने से यह निक जीने लगेगा तो ठीक है, मैं जीऊंगा, जरूर जीऊंगा। तुम यही चाहती थी ना कि हम दोनों अलग हो जाए। तुम मुझे छोड़कर चली जाओ अपनी जिंदगी यहाँ इस गंदगी में, बनारस की इन गलियों में, इनमें टूटी फूटी झोपड़िया में मेरी मोहब्बत मेरी बाहों के बिना, मेरे पागलपन और जुनून के बिना गुजारो। तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी यह जिंदगी मुबारक हो। इतना कहकर निक ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा जिसमें रात के 11:30 बज रहे थे। उसने होठों पर डेविल स्माइल लिए झटके से वो पेपर गौरी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये शब्द सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन निकल गई और आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि तभी निक ने आगे कहा, मैं यहाँ इस तरह आने के लिए मजबूर नहीं होता अगर हम दोनों के बीच वह एक जायज रिश्ता नहीं होता। जिनका ख्याल तुम्हें तो नहीं पर मुझे है, लेकिन अब मुझे भी नहीं होगा। ये पेपर्स तुम्हारी आजादी और मेरी तरफ से छुटकारे की है। मैंने सिंह कर दिए हैं, अब तुम भी करो और दफा हो जाओ यहाँ से। दरवाजा उस तरफ है। कहकर निक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखें बंद की तो वही गौरी फटी फटी आंखों से फ्लो पर पड़े हुए पेपर को देख रही थी। गौरी अब एकदम स्तब्ध थी। उसकी आंखों में दर्द, प्यार, पछतावा, सब कुछ एक साथ सैलाब बनकर बह रहा था। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। न जाने क्यों उसका शरीर बहुत बुरी तरह कांप रहा था और वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी थी और उसकी सिसकियां की आवाज सुन निक के हाथों की मुट्ठी कस गई। नीली आंखें जो कि अब लाल होने लगी थी बंद हो चुकी थी और वह अपने निचले होठों को दांतों से काटते हुए दिल ही दिल में खुद से बोला, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे मेरी जान, तो कुछ असर तो तुम पर भी होना चाहिए। 3 उसकी गिनती शुरू हो गई थी। 2 गौरी की धड़कनें अब उसके कानों में गूंज रही थीं। 1 और अगले ही पल गौरी ने तड़पकर उसे पीछे से हक कर लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, निक मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने वह सब किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें कुछ ना हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हर पल हर घड़ी अपनी हर सांसों में। प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो। मैं बस तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे इंतजार में जिंदगी भर तुम्हारी राह देख सकती हूँ, अपनी सांस ले सकती हो। लेकिन सच कहती हूँ, अगर तुमने खुद को मुझसे अलग किया तो मैं मर जाऊंगी, नहीं सचमुच मर जाऊंगी। हाँ ये सच है, इन 5 महीनों में मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा, ना तुम्हारा चेहरा देखा, ना तुमसे बात की। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे कान्हा जी जानते हैं कि मेरे दिल ने, मेरी सांसों ने, मेरी धड़कनों ने हर पल तुम्हारा नाम लिया है, हर पल तुम्हारी राह देखी है। इन 5 महीनों में सिर्फ तुम नहीं तड़पे, मैं भी मर मर कर जी हूँ। वो लेटर, वो सब झूठ था निक। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे पास रही तो कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी निक, बस इसीलिए तुमसे दूर हो गई। पर मैं नहीं जानती थी मेरा यह फैसला। प्लीज मुझे माफ कर दो निक, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए गौरी धड़ाम से उसके पैरों में गिर गई थी और अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी कि अगले ही पल। तो दोस्तों, क्या निक माफ करेगा गौरी को उसकी बेवफाई के लिए, या हो जाएंगी सचमुच दोनों के बीच दूरियां? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। CH 986 क्यूट फैमिली टाइम, तड़प, मोहब्बत और दीवानगी। हर पल तुम्हारी राह देखी है। इन 5 महीनों में सिर्फ तुम नहीं तड़पे, मैं भी मर मर कर जी हूं। वो लेटर, वो सब झूठ था निक। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे पास रही तो कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी निक, बस इसीलिए तुमसे दूर हो गई। पर मैं नहीं जानती थी मेरा यह फैसला। प्लीज मुझे माफ कर दो निक, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए गौरी धड़ाम से उसके पैरों में गिर गई थी और अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी कि अगले ही पल। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया डेविडसन विला कमरे में मासूम किलकारियों का शोर गूंज रहा था। क्रिश, जो कि अपने कमरे में मौजूद बेड पर बैठा अपने छोटे छोटे 3 महीने के बच्चों के साथ वक्त गुजारने में बिजी था और आशी द्वारा कलेक्ट किए गए प्री स्टोर फीडर को बोतल के जरिए बच्चों को पिला रहा था और उसके छोटे छोटे क्यूट बच्चे किलकारियां मारते हुए अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ डैडी की सेवा का भरपूर मजा ले रहे थे। छोटे छोटे हाथ उसकी उंगलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और मासूमियत जिसे देखकर क्रिश के होठों पर भी एक अलग ही चमक थी। जब अचानक ही कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और हौंफती घबराई हुई आशी अंदर दाखिल हुई, कंधे पर बैग, सीने से चिपकी किताबें और चेहरे पर पसीने की बूंदें। साइको, उसकी सांस जैसे अटक गई थी।
क्रिश एकदम सतर्क हो गया, उसकी आंखें तुरंत आशी पर टिक गईं। फायरफ्लाई, तुम इस वक्त घबराई हुई क्यों हो? वॉट हैपन? कहते हुए वह बेड से उठने ही वाला था जब आशी तुरंत अपनी किताबें और बैक साइड में फेंक उसकी तरफ लपकी और उसके पैरों में बैठने लगी, लेकिन उससे पहले ही क्रिश ने जैसे बिजली की तरह अपने पैर पीछे खींच लिए। खबरदार, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, नीचे नहीं। कितनी बार कहा है तुम्हें? उसकी आवाज डोमिनेशन से भरी थी, मगर आंखों में वही पुरानी दीवानगी और मोहब्बत। क्रिश ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। मेरी जगह कहाँ है और कहाँ नहीं यह मुझे बाद में बताना साइको, पहले ये बताओ तुम ठीक तो हो? कहाँ चोट लगी है, दिखाओ मुझे। आशी का सवाल उसके होठों पर आंसू बनकर लर्ज रहा था। वो बच्चों की तरह सुबकने लगी और घबराए आंखों से एक बार फिर क्रिश के सीने से निकल उसके पैरों की तरफ देखने लगी। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगर मैं माँ को कॉल नहीं करती नई डिजाइन का स्केच भेजने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि सोफे से तुम्हारे पैर पर चोट लगी है। और तुम खडूस कहीं के। उसकी आवाज में मासूम गुस्सा था, पर डर उस मासूमियत से कहीं ज्यादा था। मैंने तुम्हें कॉल किया था ये पूछने के लिए कि तुमने खाना खाया या नहीं। उस वक्त भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं पूछती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतनी खड़ूस क्यों हो साइको? बोलो बोलो। कहते हुए आशी मासूमियत से बुरी तरह रोने लगी थी और क्रिश के सीने से निकलकर उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि खुद से उसके जख्म देख सके। लेकिन उसे इस तरह रोता हुआ देख क्रिश, जिसने उसे जबरदस्ती अपने सीने में दबोच रखा था, फाइनली उसकी मासूमियत पर सर झटकते हुए कंधे हिलाकर बोला, फायरफ्लाई स्टॉप, मेरी तरफ देखो, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्रिश ने समझाया, लेकिन उसकी फायरफ्लाई मानने को तैयार कहाँ थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, पहले मुझे अपना पैर दिखाओ, तभी यकीन करूंगी। इतना कहकर का आशी सुबक सुबक कर रोते हुए निचले होठों को बाहर निकाल बस क्रिश की ही फिक्र कर रही थी। तो वही अपनी मॉम को इस तरह रोते हुए देख उसके छोटे छोटे क्यूट बच्चे, जो अब तक आशी के नजरों करम की उम्मीद में उसकी तरफ ही देखकर खिलखिला रहे थे और हाथ पैर मारकर अपनी मौजूदगी का इशारा कर रहे थे, फाइनली अब वह भी अपनी मां की तरह सुरू में सुरू मिलाकर रोने लगे। और उनमें भी सबसे टॉप पर थी आशी की छोटी सी परछाई, उसकी बेटी इश्की, जो अपनी हरकतों से ही इस बात को जाहिर कर चुकी थी कि वो फ्यूचर में पूरी तरह अपनी मां के नक्शे कदम पर चलने वाली है। तो वही अपनी बहन को रोते हुए देख उसके बड़े भाई भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। वह तो जैसे हर कदम पर अपनी बहन का साथ देते थे, फिर चाहे उसकी भूख के कारण चिल्ला चिल्ला कर आधी आधी रात को अपने मॉम डैड को इन्फॉर्म करना हो, या फिर बहन की शरारतों का मूड होने पर उसके साथ खेलते हुए उसका साथ देना। मानो उन दोनों ने तो कसम ही खा ली थी कि अपनी बहन की हर चाहत को वह पूरा करेंगे। अब तो कमरे में आशी के साथ साथ उसके 3 नटखट शैतानों, ये यूं कहो उसके जुगनुओं की रोशनी मीठी मीठी सिसकियों के साथ गूंज रही थी। और बस फिर क्या, क्रिश बेचारा जो अब तक अपने सबसे बड़े बच्चे को संभालने में बिजी था, अचानक 3 और को लाइन में लगा देख आंखें चौड़ी कर एक के बाद एक सबको घूरता है। क्रिश, जो अब तक एक बच्चे को संभाल रहा था, एक झटके में चारों दिशाओं से घिर गया। 3 बच्चे और एक बीवी। उस बेचारे को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह पहले किसे शांत करे, जो बच्चा सबसे छोटा है वह या जो सबसे बड़ा है वह, क्योंकि यह बात तो सच्ची थी कि वो सचमुच एक दूसरे के चड्डी बड़ी थे और आशी के बच्चे थे। जैसी माँ वैसे बच्चे। कमरे में रोने का शोर हो ही रहा था जब अचानक ही क्रिश ने माथा पीटते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये पूरा ड्रैगनेट टीम है क्या? और तभी एक तेज आवाज वो जोर से चिल्लाकर सबको शांत किया। बस बस, मैंने कहा बस। क्रिश अचानक जोर से चिल्लाया, जिस पर आशी के साथ साथ सभी बच्चे खामोश हो गए थे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके गाल फूले, आंखें गोल और ध्यान सीधा उस माफिया डैडी पर। अब सब अपने गाल फुलाए टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देख रहे थे। जब अचानक ही क्रिश एक ठंडी सांस लेकर आशी को अपने सीने से निकाल उसके गाल खींचते हुए बोला, एच क्या करूं मैं तुम्हारा? चोट देखनी है ना, मैं दिखाता हूं। कहकर क्रिश ने जल्दी जल्दी अपने पेंट ऊपर किया। देखो, अच्छी तरह से देखो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, और तुम सब भी देखो। क्रिश अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आंखें दिखाकर कह रहा था, जिस पर आशी यूं ही मासूम सा चेहरा बनाए झट से क्रिश के पैरों को देखती है। अरे यहां तो कोई चोट नहीं है, कहाँ गई चोट? आशी मुंह बनाकर नाटकीय अंदाज में क्रिश को घूरते हुए, साइको सच सच बताओ, क्या किया तुमने अपनी चोट के साथ? आशी का सवाल था कि बस क्रिश उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, आर यू मैड? चोट होगी तब दिखाई देगी ना। कहकर क्रिश ने उसकी छोटी सी नाक पकड़कर खींची। साइको, आशी अपनी छोटी सी नाक को सहलाते हुए बोली, लेकिन मां ने कहा था कि
ठेस लगी थी। यू स्टूपिड गर्ल, फालतू में मुंह फाड़ फाड़ कर रो रही हो, और अपने साथ साथ इन शैतानों। कृष ने उन सभी को घूर कर देखा तो आशी के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ की तरफ घूरने लगे जैसे कह रहे हो, थैंक्स मॉम, आपकी हरकत ने हमें भी डांट पड़वा दी। अपने बच्चों के घूरती हुई नजरों को खुद पर महसूस कर आशी धीरे से अपनी जीभ दांतों से काटते हुए बोली, सॉरी। आशी की सॉरी सुनते ही बच्चों ने तुरंत अपनी नजरें इस तरह फेर ली जैसे कह रहे हो, रोज का ड्रामा है। और अगले ही पल वह अपने डैडी की तरफ देख एकदम से किलकारियां मारकर हंसने लगे मानो उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हो, हम तो बहुत शरीफ हैं। अपने बच्चों को अचानक इस तरह पाला बदलते हुए देख आशी का तो मुंह ही बन गया था, और अब वह भी अपने साइको को टिमटिमाती आंखों से देखते हुए होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान लेकर बोली, साइको। और इससे पहले कृष आगे कुछ कहता आशी एक बार फिर तुरंत उसके सीने से लिपट गई और उसकी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़ सीने पर दो खुले बटन के बीच अपना छोटा सा चेहरा रगड़ते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। उसकी इस प्यारी हरकत पर कृष भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और एकदम से उसे अपनी बाहों में समेट हल्के से होठों पर किस करते हुए फुसफुसाया, शट अप फाइवफ्लाई। एक ठंडी सांस के साथ उसके माथे को चूमा, एच 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 एच, क्या करूं मैं तुम्हारा। आशी ने सिर उठाया, प्यार करो। और क्या करोगे। कृष्ण ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर आंखों में झांका। क्या सच में। तो आशी शर्मा कर अपने निचले होठों को दांतों के बीच दबाने लगी। अब वह मुस्कुराकर कृष की तरफ देख रही थी जब कृष धीरे से उसके होठों की तरफ झुकते हुए बोला, खबरदार, इन रोज पेटल्स पर जुल्म करने का हक सिर्फ मेरा है माय लव। कृष अब उसके होठों को अपने होठों में लेने ही वाला था जब आशी की तिरछी नजर अपने बच्चों पर गई, जो अपनी टिमटिमाते आंखों से अपने मॉम डैड को ही टकटकी लगाए देख रहे थे। बस फिर क्या, आशी ने शर्मा कर एकदम से कृष के होठों पर अपनी उंगली रखी। कृष अपनी ही जगह पर रुका और एक आईब्रो उठाकर जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। तभी आशी ने हल्के से अपनी पलकों से साइड में इशारा किया। इस पर कृष ने भी अपनी नजर घुमाकर बच्चों की तरफ देखा और अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, ड्रैगनेट्स, बैड मैनर्स, दिस इज मॉम एंड डैड्स प्राइवेट टाइम, सो यू गाइज हैव टू क्लोज योर आईज, एच 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 एच। साइको, तुम भी ना वो बच्चे हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वह। और अगले ही पल आशी का मुंह खुला का खुला रह गया जब बच्चों ने सचमुच अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे धीरे नींद की वादियों में जाने लगे थे। ये सब एक मैजिक की तरह था। आशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह अभी फटी फटी आंखों से अपने बच्चों को अच्छी रही थी जब कृष के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। डोंट सो सरप्राइज माई लव, कहा था ना ड्रैगनेट्स को सिर्फ ड्रैगन ही हैंडल कर सकता है। कहते हुए कृष की मैग्नेटिक वॉइस आशी के नेक पर अपनी सरगम छोड़ रही थी, तो वही आशी अभी भी फटी फटी आंखों से अपने बच्चों को देखते हुए बोली, अरे लेकिन साइको, वह सेज अब एक शब्द नहीं, क्योंकि अब मुझे सचमुच प्यार करना है, कहकर कृष ने एकदम से आशी को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तो वही आशी अब तक अपने साइको के सॉलिड बदन से साइड झांक बेड पर सोए हुए अपने बच्चों को देख रही थी और यह कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो नजारा देखा था वह सच था। उसकी हैरान फटी फटी आंखें कृष सचमुच एंजॉय कर रहा था। जहां एक तरफ उसकी यह मासूम और क्यूट सी फैमिली अपना टाइम एंजॉय कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान, प्लीज मुझे माफ कर दो निक, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए गौरी धड़ाम से उसके पैरों में गिर गई थी और अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी कि अगले ही पल निक का दिल मानो एक पल के लिए कट खा गया, क्योंकि वो इकलौती लड़की जो उसके दिल पर अब तक राज करती थी उसके कदमों में बैठी थी। न जाने क्यों लेकिन ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत उसे कंधों से पकड़ खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल कुछ सोच झटके से अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, माफ कर दूं, तुम्हें माफ कर दूं ताकि दोबारा धोखा दे सको, ताकि दोबारा मुझे छोड़कर भाग सको, मेरी मोहब्बत का, हमारे रिश्ते का मजाक उड़ा सको, मुझे तड़पता छोड़ सको। नो नो बेबी, नो इट वोंट हैपन दिस टाइम। इस बार तुम ये करने में कामयाब नहीं हो पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें ये करने का मौका नहीं दूंगा। निक ने एकदम से उसे कंधे से पकड़ा और झटके से खड़ा करते हुए बोला, चली जाओ यहां से, क्योंकि मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगी, गौरी ने तड़प कर कहा था। तो निक का वो पत्थर दिल ना चाहते हुए भी एक बार फिर कांपा था। हाँ, वो इस लड़की से बहुत नाराज था और दिल किया कि वह इसे गोली मार दे। सच कहे तो शायद वो इसी इरादे से इंडिया आया था, पर न जाने क्यों लेकिन इस लड़की का मासूम चेहरा, इसकी आंखों से बह रही है आंसू, और इसके लिए निक के दिल की वह बेइंतहा मोहब्बत चाहकर भी इस तकलीफ नहीं दे पा रही थी। निक डेविडसन, जिसे उसके घर के लोग भी क्रिश 2.0 कहते थे,
इस कदर हार्टलेस और कोल्ड पर्सनैलिटी क्यों उसे किसी के जज्बातों का फर्क ही महसूस नहीं होता था। बावजूद इसके जब भी वो इस लड़की के करीब आता था, खुद को उसके सामने कमजोर महसूस करता था, पिघलता हुआ महसूस करता था। हाँ, ये लड़की सचमुच उसे मारने की हिम्मत रखती थी, उसे घुटनों पर लाने की हिम्मत रखती थी। शायद यही कारण था कि इतनी तड़प और तकलीफ के बावजूद वो इस लड़की पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया। निक की नज़र गोरी के मासूम चेहरे और आंखों से बहते हुए आंसू से फिसलते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी थी। उसकी वो पतली सुराहीदार गर्दन, कांपते गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होंठ, कमल की तरह वो सुर्ख रंगत वाली गाल जिस पर उसके ओस की बूंद की तरह आंसू ठहरे थे और अब गालों से बहते गले और गले से बहते नीचे की तरफ जा रहे थे। निक की नज़र ना चाहते हुए भी उसके पर्दे के पीछे छुपे बेदाग और तराशे हुए बदन पर जा ठहरी थी। नेट से बनी हुई वह जालीदार हॉट नाइटी अब उसके सब्र का इम्तिहान लेने लगी थी, क्योंकि शायद गौरी को इस बात का एहसास ही नहीं था, या शायद निक की मोहब्बत और तड़प में इस कदर खो गई थी कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि वो किस कदर बेपर्दा उसके सामने खड़ी थी। दोनों के बीच बस पेपर भर का फैसला था। पेपर तो फिर भी बहुत कुछ ढक लेता है, लेकिन उस लड़की के बदन पर मौजूद वो कपड़ा निक की आंखों में उसके लिए और भी ज्यादा हजरत और चाहत पैदा कर रहा था। निक का गला धीरे धीरे उसके सलाइवा से भरने लगा था और होंठ सूखने लगे थे। नीली आंखें जिनमें आज उस लड़की के लिए पूरी तरह हसरत जगी हुई थी। और आखिर हो भी क्यों ना, नियम के मुताबिक उन दोनों के बीच जायज रिश्ता था। वह उसकी पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, शरीर का आधा हिस्सा। उम्र ने भी फासले खत्म कर दिए थे। आज वह दोनों पूरी तरह बालिग, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के लिए दिल में जज्बात में ये खड़े थे। अब निक को अपने दिल की धड़कन बेताब और सांस भारी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे गोरी के होठों की तरफ बढ़ने लगा था, तो वही गोरी जो उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख कुछ पल के लिए सुकून की सांस लेती है। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निक की आगोश में एक बार फिर सामने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। होठों पर एक सुकून और दिल में हसरत। दोनों के होठों ने एक दूसरे को अपनाने ही वाले थे। CH 987, कुछ भी खता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। वो उसकी पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, शरीर का आधा हिस्सा। उमर ने भी फासले खत्म कर दिए थे। आज वो दोनों पूरी तरह बालिग, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के लिए दिल में जज्बात में ये खड़े थे। अब निक को अपने दिल की धड़कन बेताब और सांस भारी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे गोरी के होठों की तरफ बढ़ने लगा था, तो वही गोरी जो उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख कुछ पल के लिए सुकून की सांस लेती है। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निक की आगोश में एक बार फिर सामने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। होठों पर एक सुकून और दिल में हसरत। दोनों के होठों ने एक दूसरे से मिलने ही वाले थे जब तभी निक के दिमाग में गौरी की पुरानी हरकतें बिजली बनकर कड़क उठी। वो झटके से पीछे हट गया और गौरी, जो समझ रही थी कि शायद आज निक ने उसे माफ कर दिया है, उसकी मासूम उम्मीद एक ही पल में टूटकर बिखर गई। उसकी पलकों पर फिर से आंसू आ गए, होठों की मुस्कान लर्ज कर गिर गई। वो कुछ कहने ही वाली थी, पर निक का चेहरा पत्थर बन चुका था। सिग्नेचर करो और निकलो यहां से। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर भीतर से आग उगल रही थी। गौरी के दिल ने उस पल जाना कि इश्क का सबसे खतरनाक रूप वो है जब माफी की जगह खामोशी मिलती है। निक चेहरा फेर दूसरी तरफ जा चुका था और पीछे रह गई सिर्फ गौरी की भीगी पलकों की खामोशी। स्विमिंग पूल के पास खड़ा निक अपनी मुठियां भींचे उस तूफान को थामने की कोशिश कर रहा था जो उसके सीने में मचल रहा था। मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। उसने मेरे दिल, मेरे भरोसे, मेरी रूह के साथ खेला है। निक फुसफुसा रहा था, खुद से लड़ रहा था। मोहब्बत उसे हर रोज मार रही थी और गुस्सा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। और तभी हवा में घुलती एक धीमी सी सरगोशी, निक कैसे कानों में पिघल एक धीमा सा दर्द जो रूह में उतरता गया। वो कहते हैं हमें छोड़कर तुम चले जाओ, पर ये तो बताओ कि वो जहां कहाँ है, जहां तू मुझ में नहीं। उस आवाज में मोहब्बत की महक थी। हर अल्फाज निक के जख्मी दिल पर दस्तक देता रहा। जिस राह पे कदम रखूं, तेरा नाम ही लिखा है। हर सांस में तेरा एहसास, हर लम्हा तुझसे जुड़ा है। निक का दिल कांप उठा था। वो आवाज दूर नहीं, बहुत पास थी, बेहद करीब। दिल को मना लूं, पर ये आंखें तेरे ख्वाब मांगती हैं। तेरी यादें रोज इन पलकों से हिसाब मांगती है। हर शब्द जैसे निक के सीने में कहीं गहराई तक उतरता चला गया था। उसने खुद को पलटने से रोका, पर दिल का तूफान अब बेकाबू होने लगा था। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट और मूसलधार बारिश ने जैसे पूरे माहौल को एक दर्द की शक्ल दे दी। बारिश की हर बूंद जैसे निक की उलझनों को और गहरा करती जा रही थी। वो आवाज धीमी थी, मगर उसमें पूरी कायनात की तड़प छिपी थी।
जो निक के कानों में आते ही उसके दिल में हलचल मचा चुकी थी। और तभी फिर वही आवाज, मीठी, दर्द भरी, लेकिन अब और भी करीब। छोड़ तो दूं तुझे, पर खुद को कहाँ छोड़ाऊं, तू ही है मेरा जहां, अब तुझसे दूर कहाँ जाऊं। मौसम का मिजाज बिगड़ चुका था और वहां झमाझम बारिश होने लगी। निक बारिश में भीगने लगा था जब अचानक ही उसके कानों में एक बार फिर उसी मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज की दस्तक हुई। सॉन्ग, हमारा हाल। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। दो। निक के कांधे पर एक नाजुक हथेली रखी गई। गौरी थी उसके पीछे, भीगी हुई, कांपती हुई, मोहब्बत से भरी हुई, जिसे महसूस करते ही निक ने बिना किसी रिएक्शन झटके से अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए तो गौरी का चेहरा एक बार फिर मायूस हो गया। दिल टूटकर बिखरने को था। उसने फिर आवाज दी, तड़प दिल की, हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। वो निक की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। जल्दी से निक के सामने खड़ी हुई और रास्ता रोक भीगी पलकों से उसकी आंखों में देखते हुए वो उसकी उंगलियां अब निक के सीने को सहलाते हुए, तुमसे ये कहना है, ये शाम हमें दे दो, कुछ भी खाता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। गौरी की बातें सुन निक कुछ पल के लिए तो हैरान हुआ। वह चुप था लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा। अब उसने टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल उठाई और जैसे ही उसे होठों से लगाने को हुआ, गौरी जल्दी से दौड़कर वो बोतल उससे छीन लेती है। निक उसे गुस्से से देखता है लेकिन गौरी लाइफ में पहली बार होठों पर से डिक्टिव मुस्कान लिए बोली, तुमसे ये कहना है, ये शाम हमें दे दो, कुछ भी खाता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। बोतल को साइड में फेंक तुरंत निक के गले में बाहें लपेट उसे सेड्यूस करने की कोशिश करते हुए, तुम रात भर मेरी बाहों में खो जाओ, बस मेरे हो जाओ, ये जो इकरार संग जी के लिए है जिंदगी भर ना भूल पाओगे। गौरी की अदा इतनी अट्रैक्टिव थी कि निक तो उसे देखता ही रह गया था। ऊपर से उसके बदन पर पहनी वह हॉट ड्रेस, निक को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। गौरी के कपड़ों से झांकता हुआ उसका वह खूबसूरत बदन और वह गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ निक के लिए आजमाइश बन रही थी। निक की आंखों में जंग चल रही थी। गौरी की अदाएं, उसका बदन, उसकी नमी भरी बातों ने जैसे निक की हर हद को आजमाना शुरू कर दिया था। बावजूद इसके उसने बड़ी हिम्मत कर गौरी के हाथ अपने गले से निकाले और वहां से जाने ही लगा था जब गौरी का मुंह बन गया था। अचानक उसकी नजर स्विमिंग पूल पर गई और अगले ही पल छपाक, स्विमिंग पूल में गिरने की आवाज ने जैसे उसकी रूह उधेड़ दी। गौरी, उसका दिल धक से बैठ गया। वो चीखा क्योंकि गौरी पानी में डूबती जा रही थी और ये देख निक का दिल तड़प उठा। वो खुद को रोक नहीं पाया और बिना एक पल गनवाए पानी में कूद पड़ा। गौरी की बंद आंखें, उसका बेजान बदन। निक के हाथ कांप उठे और दिल कांपने लगा। गौरी उठो, डैम इट उठो, आई सेड वेक अप। उसने उसे झिंझोड़ा, जल्दी जल्दी उसके चेहरे को हाथों से थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश कर रहा था जब अचानक की गौरी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसके गले से लिपट गई और बोली, हमारा हाल हम क्या बताइए, पास आओगे तो जान जाओगे। निक सन था। उसके गुस्से और मोहब्बत का तूफान एक साथ टकरा गया था। वो बस यही कह सका और फिर खुद को पीछे खींचने लगा और पानी से बाहर निकलने लगा। लेकिन गौरी ने एकदम से उसे पीछे हक कर सीने के पास थाम लिया था और उसकी पीठ पर अपना चेहरा रगड़ते मदहोश आवाज में बोली, तड़प दिल की, हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। भीगे जी, स्मा, भीगी सांसें और वो मोहब्बत जो बरसात से भी ज्यादा पिघल रही थी। गौरी पानी में ही खड़े धीरे से निक के सामने आई और आंखों में बेनतहा मोहब्बत, चाहत और जज्बात के साथ उसके होठों की तरफ उठते हुए बोली, होठों से होठों की शबनम चुरा लो तुम, इस चूल्हे में जल जल के हर आग बुझा लो तुम। उसके होंठ अब निक के होठों से महज एक सांस की दूरी पर थे। निक की पकड़ अब उसकी कमर पर मजबूत हो चुकी थी। वो उसकी आंखों से उतरकर उसके भीगे बदन पर भटकती नजरों को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी अट्रैक्टिव खूबसूरत नीली आंखें गौरी के होठों से फिसलते हुए उसके गले, क्लीवेज और बदन पर जाने लगी थी क्योंकि भीगी होने के कारण वह नाम मात्र का कपड़ा भी गौरी के बदन से चिपक चुका था और अब वह पूरी तरह निक के सामने बेपर्दा थी। निक को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। हर बूंद उसके जिस्म को और भी नर्म और नजदीक कर रही थी। निक उसके होठों को चूमने ही वाला था। गौरी के होठों पर एक खुशी और जीत भरी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल मौका देखकर निक ने उसे झटका दिया और होठों पर डेविल स्माइल लिए पानी से बाहर निकल गया। तो गौरी हैरानी से वहीं ठहर गई। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे और अब वो भी रोके नहीं रुक रहे थे। वो यूं ही पानी में खड़े अपनी हसरत भरी निगाहों से निक को देखते हुए भरी हुई आवाज में बोली, ये जिस्म प्यासा है, बारिश जरा कर दो, ख्वाहिश मेरी समझो। अब वह अपने दिल को हाथों से थामे फूट फूट कर रोते हुए बोली,
ये दिल की बात हमको यकीन है, धीरे धीरे तुम मान जाओगे, हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसू का कतरा उसकी आंखों से बहकर गालों पर लुढ़क गया और अगले ही पल वह खुद को खत्म करने के इरादे से हाथ हवा में फैलाकर पानी में ही पीठ के बल गिरी। लेकिन अगले ही पल किसी ने उसे कमर से थामा और उसके कुछ समझने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों में लॉक कर दिया। अचानक गौरी की आंखें झटके से खुली तो उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के भाव एक साथ थे, क्योंकि यह उसका निक था जो उसे बेताब और पैशनेट किस कर रहा था, बिल्कुल दीवानों की तरह, मानो उसे खा जाना चाहता हो। गौरी की आंखें खुली तो उसकी सांसें रुक सी गईं। वो निक था, उसका निक, जिसे उसने खो दिया समझा था, वो अब उसे अपने होठों की कैद में ले रहा था। उसके होठों पर उस वक्त सिर्फ प्यास थी, मोहब्बत की, दर्द की, और उस पजेसिव दीवानगी की जो अब किसी हद में नहीं रहना चाहती थी। पानी में भीगी गौरी की देह उसके सीने से लगी थी। निक ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस ली और उसके होठों को ऐसे चूमा जैसे सालों की तड़प बस इसी पल के लिए जिंदा थी। हाउ डेयर यू, निक ने उसके होठों से हटते ही फुफकारते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे वो गुस्से से गुर्राया, नीली आंखें मानो आग उगल रही थी। गौरी की पलकों से फिर आंसू ढलक पड़े। निक, मैं तुम्हारे बिना, मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली, क्योंकि निक ने मजबूती से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? नो लिटिल गर्ल, नो, इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। ना मेरे एहसास से, ना मेरी रूह से, और आज के बाद ना ही मेरे बिस्तर से। कहकर उसने बिना वार्निंग दिए एक बार फिर गौरी के होठों को अपने होठों में भरा और इस बार वो गौरी की जान अपने होठों से लेने लगा था। उसकी नाजुक और छोटा सा वजूद निक की आगोश में था और होठों पर निक का वो मोहब्बत भरा टॉर्चर। गौरी को अपने होठों में दर्द होने लगा था, क्योंकि निक की सिर्फ पासोनेट नहीं बल्कि जानलेवा थी। गौरी के होश ठिकाने लगने लगे थे, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों उसने निक को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। गौरी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, उसकी धड़कनों ने हार मान ली थी निक के आगे, और हाथ निक के खुले शोल्डर पर कर चुके थे। निक की जोरदार 10 मिनट की किस में गौरी लगभग बेहोश होने वाली थी, जब निक ने एक जोरदार बाइट के साथ उसके होठों को स्मूच किया। गौरी दर्द से तड़प उठी। खुद को दूर करना चाहा था, मौका दिया था तुम्हें, लेकिन जब तुम्हें ही मंजूर नहीं, तो अब मुझे भी खुद को काबू करना मंजूर नहीं। आज की रात मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। क्या कहा था? कुछ भी खता कर लो, इल्जाम हमें दे दो। उद्धरण चिन्ह डॉट। तो ठीक है, अब तो ना ही कोई इल्जाम और ना ही कोई खता। अब जो होगा पूरे होश और आवाज में होगा, पूरे फैसले के साथ होगा। निक ने फुसफुसाते हुए कहा, जो तुम चाहती हो वह भी, और वो भी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। उसने उसे गोद में उठाया। भीगे कपड़ों में लिपटी कांपती सी गौरी उसकी आंखों में हैरानी से देख रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, बदन थरथरा रहा था, होंठ फड़फड़ा रहे थे, और सांसों की बेताबी बता रही थी कि शायद वो आज की इस रात का खूबसूरत अंजाम समझ चुकी है। उसके हाथ तो निक के कंधे को पहले ही पड़ चुके थे और नजरें शर्म से झुक गई थी जब उसने निक और खुद को उस अजीबोगरीब शर्मनाक कंडीशन में देखा था। अगले ही पल उसके होश ठिकाने आए जब निक ने उसे कमरे मिलकर बेड पर पटका था। सिसकी के साथ वो कुछ इंच ऊपर तक उछली थी, लेकिन कमर में चोट नहीं लगी क्योंकि बेड बहुत सॉफ्ट था। कमरे की डेकोरेशन और निक की आंखों की वह मदहोश इंटेंशन। गौरी एक बार फिर शर्म से लाल होते हुए निचले होठों को दांतों से काट खुद को बाहों में समेटने की कोशिश करने लगी थी। ना निक, ये तुम। थरथरते होठों ने कुछ कहना चाहा, जब अचानक ही निक घुटनों के बल बेड पर उसके करीब झुका और अपनी मोटी मोटी उंगलियों को उसके होठों रखते हुए खतरनाक अंदाज में बोला, SSSSHHH, अब एक शब्द नहीं, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने गौरी को ऊपर से नीचे तक अपनी चाहत और लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहा, अब अगर रोकने की कोशिश की तो आई स्वेयर तुम्हारी जान ले लूंगा, जैसे तुम मेरी ले रही हो। उसकी सांसें अब गौरी की गर्दन को छू रही थी। उसने अपनी उंगलियों से उसके गीले बाल पीछे किए और उसकी गर्दन पर एक लंबा गहरा किस छोड़ दिया। गीले कपड़ों और उनके भीगे बदन के कारण बेड भी भीजने लगा था, लेकिन निक के गर्म होठों की सरगोशी उसकी मस्कुलर बॉडी पर जगह जगह पुराने घावों के निशान थे, जो शायद सर्जरी के कारण थे। गौरी की नजरों ने उन्हें देखा और आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने धीरे से हाथ बढ़ाकर निक के जख्मों को छूना चाहा, लेकिन अगले ही पल निक ने उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों में लेकर चूमने लगा। फिर धीरे से फुसफुसाया, जख्म पर मलहम नहीं, रूह पर दस्तक चाहिए, होठों पर नाम चाहिए, और बदन पर बस मैं। तुम्हारे हर हिस्से पर बस मेरे निशान, तुम्हारे लब मेरी पनाह होंगे।
और तुम्हारी सांसें, मेरी सनक, उसके होंठ फिर से गौरी की गर्दन पर उतरे। बोलो क्या सौंपोई? इस बार और भी ज्यादा पजेसिव और भी ज्यादा डोमिनेटिंग के साथ गौरी की कमर पकड़ अपने करीब किया। आहे गौरी सिसकी, ये दूरियां, ये तड़प और इंतजार, वो सब। और इससे पहले निक अपने शब्द पूरे करता, गौरी बस उसकी बाहों में सिमट गई। वो सब खत्म कर दो निक, और मुझे अपना, हाँ अपना बना लो। कांपती हुई आवाज, लेकिन हर कपकपी में रूह तक उतरता प्यार। निक के होठों पर मुस्कान आ गई, और उसने अगले ही पल उसने झटके से गौरी के कब्जों को उसके बदन से अलग करते हुए, निक नहीं, स्वामी, लिटिल गर्ल तुम्हारा स्वामी। और इतना कहकर वह गौरी पर टूट पड़ा था, तो वहीं गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि निक की शिद्दत अब उसकी हालत खराब कर रही थी। CH988 आशी के नन्हे शैतान, माँ का बना कि माँ। डोमिनेटिंग के साथ गौरी की कमर पकड़ अपने करीब किया। आहे गौरी सिसकी, ये दूरियां, ये तड़प और इंतजार, वो सब। और इससे पहले निक अपने शब्द पूरे करता, गौरी बस उसकी बाहों में सिमट गई। वो सब खत्म कर दो निक, और मुझे अपना, हाँ अपना बना लो। कांपती हुई आवाज, लेकिन हर कपकपी में रूह तक उतरता प्यार। निक के होठों पर मुस्कान आ गई, और उसने अगले ही पल उसने झटके से गौरी के कब्जों को उसके बदन से अलग करते हुए, निक नहीं, स्वामी, लिटिल गर्ल तुम्हारा स्वामी। और इतना कहकर वह गौरी पर टूट पड़ा था, तो वहीं गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि निक की शिद्दत अब उसकी हालत खराब कर रही थी। अब वह गौरी के उभारों को अपनी नीली आंखों से ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। निक की आंखों में अपने लिए डिजायर देख गौरी शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपने सीने को हाथों से कवर करने ही वाली थी, जब निक तुरंत अपनी फास्ट मूव दिखाकर उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ सर के ऊपर कर देता है और मदहोशी से उसके क्लीवेज पर किस करते हुए अपने एक हाथ से उसके बदन को सहलाते हुए बोला, खबरदार, ये गुस्ताखी करने की कोशिश मत करो लिटिल गर्ल, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब इजाजत दी है तो। न निक, गौरी ने लड़खड़ाते शब्दों में कुछ कहना चाहा, लेकिन निक ने उसे अपनी डार्क नीली आंखों से घूरा और उसकी नजरों का मतलब समझ गौरी ने घबराकर कहा, मेरा मतलब स्वामी, मुझे डर। इससे पहले वो आगे कुछ कहती निक के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो गौरी के चेस्ट पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे गौरी की आह निकल जाती है। एच स्वामी, प्ले, काटो मत ना। इस जब प्यार किया है तो इतना दर्द तो बर्दाश्त करना होगा ना मेरी जान। और रही बात डर की तो फिक्र मत करो, निक डेविडसन तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहता है। अब तक बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, बहुत तकलीफ सही है, लेकिन अब वक्त है मोहब्बत का यह मीठा मीठा दर्द सहने की। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और बिखर जाओ मेरी बाहों में। आई प्रॉमिस समेट लूंगा, बड़े प्यार से। ए लिटिल गर्ल, आज मैं तुम्हारे और अपने बीच की हर दीवार को गिराना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा बर्दाश्त करो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। निक डेविडसन को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं है, खुद को थोड़ा मजबूत रखो, ये रात तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। आज रात हम थोड़े वाइल्ड होंगे, लेकिन तुम्हें ये कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं खुद को रोक नहीं सकता। निक की आवाज में मदहोशी थी, जिसे सुन गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। दिल में घबराहट पर आंखें सुकून से बंद हो रही थी। जब निक ने एक बार फिर कहा, निक अपने शब्दों को पूरा कर आगे बढ़कर उसके सीने पर अपनी शिदातें लुटाने लगता है, जिससे अब गौरी की मीठी मीठी सिसकियां निकलने लगी थी, जो निक को और पागल कर रही थी, और वो उसे डेस्परेटली प्यार कर रहा था। निक बेसब्री के साथ उसके गले, क्लीवेज से होते हुए नवल पर आ जाता है। अब गौरी की सांसें भारी हो रही थी। कुछ देर बाद निक एक झटके में उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है, और कुछ सेकंड बाद अपनी बहुत ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, लिटिल गर्ल, डू यू ट्रस्ट मी? हाँ, लेकिन ये दर्द, SSSHHH, सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील मी, इट्स वेरी स्पेशल नाइट फॉर अस। बस यह इम्तिहान की रात बर्दाश्त कर लो मेरी जान। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। तुम मुझे प्यार करती हो ना, तो मुझे गले लगा लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ऑक। निक की मदहोशी भरी बातें सुन गौरी, जिसे सचमुच अपने बदन पर मीठा मीठा दर्द और दिल में घबराहट महसूस हो रही थी, हालांकि निक ने उसे सिर्फ किस किया था। अभी तो उसका रोमांस शुरू होना बाकी था। वह घबरा कर आंखों में आंसू लिए निक को गले लगा लेती है। तो निक, जो अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोते हुए पागल हो रहा था, वह गौरी को अपनी बाहों में समेट लेता है। उसने बड़ी मुश्किल से अब तक खुद को काबू कर रखा था। गौरी के बदन से आ रही भीनी भीनी नेचुरल जैस्मिन की खुशबू उसे पागल कर रही थी। और अब निक के सब्र का बांध टूट जाता है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ की, और बस बिना वार्निंग दिए एक ही पल में अपने और गौरी के बीच की हर दूरी को मिटा दिया।
गोरी दर्द से तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इससे पहले वो फूट फूट कर रोते निकल तुरंत उसके होठों को अपने होठों में कैद कर उसकी चीखों को काबू कर लिया था। कुछ देर की पोच के बाद उसने धीरे धीरे अपनी हरकत शुरू की और बस देखते ही देखते कमरे में दोनों की हॉट रोमांटिक गर्माहों और सिसकियों की आवाज उन दोनों के मिलन का सबूत बन चुकी थी। निक की शिद्दत, चाहत, तड़प और मोहब्बत जुनून बनकर गोरी की सिसकियों से बयां हो रही थी। देखते ही देखते ये रात कैसे कट गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। ये खूबसूरत रात गौरी के लिए दर्द और मीठे मीठे सुकून की निशानी बन चुकी थी। तो वही निक के चेहरे पर वह खुशी और सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान। ये बात जग जाहिर कर रही थी कि वह अपनी मोहब्बत को पकड़ कितना खुश था। न जाने रात के कितने पर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया, क्रिश और आशी बच्चों के साथ घर से काम में निकले। आज बच्चों को बूस्टर इंजेक्शन लगने वाला था, जिसके लिए वो हॉस्पिटल जा रहे थे। आशी, जो कि कुछ देर पहले बाथरूम में क्रिश की शिद्दत भरी मोहब्बत से थकी हारी थी, हमेशा की तरह अपने साइको की गोद में बैठे उसके सीने पर सर रखकर लेटी अपनी मीठी मीठी नींद की झपकियां ले रही थी। उसकी एक बाजू क्रिश के गले में लिपटी हुई थी और क्रिश आशी को यूं ही एक बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठाए हुए कुछ जरूरी बिजनेस रिलेटेड अपडेट लैपटॉप पर चेक कर रहा था। दरअसल उसका सारा काम लकी और राका ही संभालते थे, लेकिन लकी के जाने के बाद राका का काम कुछ बढ़ गया था। क्रिश ने एक हाथ से आशी को थाम रखा था और उसका दूसरा हाथ काफी तेजी से लैपटॉप पर चल रहा था। बटन की किटपीट की आवाज आशी के कानों में जा रही थी, जिसके कारण वह गहरी नींद में नहीं थी। बच्चे उनकी ही कार में स्पेशल कस्टमाइज्ड बेबी सिटिंग चेयर पर गहरी नींद ले रहे थे कि तभी क्रिश एक नजर आशी को अपनी सीने से लगा हुआ देखकर प्यार से उसके माथे पर किस कर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, फायरफ्लाई, जब तुम इतनी ही थकी हुई हो तो तुम्हें घर पर ही रेस्ट करना चाहिए था ना। मैंने कहा था ना, तुम्हारा आना जरूरी नहीं है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। और क्रिश की बात सुनकर आशी यूं ही बच्चों की तरह उसकी सीने से चिपके हुए अपने मुंह को उसके सीने पर रगड़ते हुए बोली, विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम हैंडल कर सकते थे साइको, लेकिन मुझे कौन हैंडल करता। तुम जानते हो ना मुझे अब तुम्हारी कितनी आदत हो गई है, तुम्हारे बिना एक पल भी मेरा दिल नहीं लगता। एक तो नॉनस्टॉप कॉलेज, ट्यूशन और बिजनेस स्टार्टअप के सिलसिले में मैं तुम्हारे साथ ही ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाती। तुम्हें पता है मेरे इस छोटू से दिल में कितनी तकलीफ होती है। ये बार बार धड़क धड़क कर कहता है कि इस साइको के पास जाना है। तो बोलो मैं क्या करूं। कहकर आशी ने अपने होठों का गोल पाउट बना लिया था और ऐसा करते हुए वो दुनिया की सबसे क्यूट और मासूम परी लग रही थी। उसकी टिमटिमाती आंखें, जो कि अब तक नींद से बोझिल थी, बावजूद इसके वह अपने साइको से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसकी इस मासूम हरकत पर क्रिश के कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस फेस पर एक मुस्कान आ गई। वह धीरे से अपने लैपटॉप को साइड में रखकर आशी को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट कर उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, अच्छा ऐसा कहता है दिल, तो जरा बताओ और क्या क्या कहता है। जरा मैं भी तो जानूं मेरी फायरफ्लाई का दिल मेरे नाम के अलावा और क्या क्या बातें करता है। क्रिश के सवाल बहुत ही मैग्नेटिक थे। उसके हाथ आशी की टॉप के अंदर कमर को सहलाने लगे थे और नीली आंखें आशी के गुलाबी होठों पर ठहरी हुई थी। जब उसकी बात सुन आशी ने धीरे से अपनी एक आंख खोल क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, सच्ची जानना चाहते हो तो सुनो, दिल कहता है मैं हमेशा तुम्हारी गोद में ऐसे ही रहूं, ये पल यही ठहर जाए। और आशी की शब्द रुके थे, जिसे सुन क्रिश का दिल धड़कने लगा था और वह मोहब्बत भरी नजरों से आशी की आंखों में देखते हुए बोला, और क्या कहता है। और कहता है। आशी ने कुछ पल के लिए सस्पेंस क्रिएट किया जिसे क्रिश सुनने के लिए बेताब था, लेकिन अगले ही पल आशी ने शरारत से कहा, पता नहीं मुझे धक धक की भाषा ज्यादा समझ नहीं आती ना। इतना कहकर वो क्रिश के सीने में चेहरा छुपाकर मुंह दबाकर हंस रही थी, क्योंकि क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। उसने अगले ही पल आशी की छोटी सी नाक खींचकर कहा, फायरफ्लाई तुम बहुत बदमाश हो। आशी की खिलाकर हंसने लगी, हा 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 हा, हम तो दिल हर वक्त मेरे पास रहना चाहता है। डोंट टेल मी यू आर ऑल्सो एडिक्टेड इन मी। क्रिश ने धीरे से अपने हाथ आशी के नाजुक अंगों पर रख सहलाना शुरू किया था तो उसकी छुवन से आशी सहर गई, लेकिन अगले ही पल क्रिश के हैंडसम चेहरे को हाथों में थाम प्यार से बोली, हाँ लग गई है तो क्या करूं, ये लत लगने वाले भी तो तुम ही हो ना। यू नो वॉट साइको, तुमने सच्ची में मुझे बिगाड़ दिया। ये क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ अपना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे आशी कभी प्यार तो कभी शिकायत कर रही थी, जिसे सुन क्रिश का दिल तो खुशी से झूम ही रहा था। उसने एकदम से आशी के होठों को अपने होठों में भर एक हल्की स्मूच के साथ खींच लिया। तो आशी अचानक हड़बड़ा कर क्रिश को खुद से दूर करते हुए मुंह बनाकर बोली,
साइको स्टॉप, मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले तुमने इन होठों की बुरी हालत की है। तुम्हें क्या मालूम कितनी मुश्किल से लिपस्टिक लगाकर इसे कवर किया है। और एक तुम हो कि जब देखो तब मौका पाया नहीं और इसकी हालत खराब करने लगते हो। चलो छोड़ो मुझे मेरा मेकअप ठीक करने दो, वरना कोई क्या कहेगा, इतने बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार की बीवी एकदम कबाड़ी दिखती है। कहकर आशी क्रिश की बाहों से उतरने की कोशिश करने ही लगी थी जब क्रिश ने एक बार फिर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसी। शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप बैठी रहो वरना। वो वापस उसे गोद में बिठाते हुए उसके होठों को दोबारा अपने होठों में लेने के लिए बढ़ा। क्रिश की हरकत पर आशी चीड़ गई और जल्दी से क्रिश के होठों पर उंगली रख रोकते हुए बोली, साइको कहा ना, अभी नहीं मिलेगा, कंट्रोल रखो खुद। आशी की बात पूरी होने से पहले ही क्रिश की भौहें तन गई। वो अगले ही पल आशी के हाथों को अपने होंठ से हटाकर तुरंत ही उसकी कमर से लगा देता है। आहा साइको, कहते हुए आशी के मुंह से दर्द भरी सीसक निकली कि तभी क्रिश उसके होठों को अपनी जुनून भरी मदहोश नजरों से देखते हुए बोला, डोंट इवन ट्राई माई लव, कितनी बार समझाया है, तुम मुझे ये लेने से नहीं रोक सकती। यह मेरे हैं, तुम्हारे बदन का हर एक कतरा, हर एक हिस्सा मेरा है और मेरा जब दिल चाहेगा मैं इसे लूंगा। फिलहाल तो सिर्फ प्यास बुझानी है, लेकिन अगर नाटक किया तो खा जाऊंगा, समझी? इसीलिए चुपचाप रहो। और हाँ, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। अंडरस्टैंड? तुम पर असर सिर्फ मेरा होना चाहिए। हाँ, अगर बात तुम्हारी लिपस्टिक की है तो तुम्हारे लिए पूरा स्टॉक लाकर रख दूंगा। होठों पर दर्द भी नहीं दूंगा, हल्के हल्के प्यार से करूंगा। अब खुश? तो अब खबरदार जो मुझे रोका। कहते हुए क्रिश अचानक ही आशी के होठों पर झुका और उसे काफी तेजी से पैशनेट लेकिन सॉफ्ट किस करने लगा। क्रिश की इतनी दीवानगी देखकर आशी एक बार फिर हड़बड़ा गई। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सीसकियां निकलने लगी थी। गाड़ी का पार्टीशन ऑन था और क्रिश पूरी दीवानगी के साथ उसे चूम रहा था। उसने झटके से आशी को अपनी तरफ घुमाया और अब आशी को कसकर अपनी बाजू में जकड़ते हुए और भी तेजी से और करीब कर चूमने लगा। अभी लगभग 2 मिनट की ही किस हुई थी कि तभी आशी के होंठ बुरी तरह दर्द लगे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही क्रिश ने उसका बुरा हाल किया था। वह क्रिश को रोकना चाहती थी, लेकिन वह बेचारी कहीं ना कहीं इस बात को अच्छे से जानती थी कि क्रिश की पकड़ में आने के बाद उसका छूटना नामुमकिन है। क्रिश अपना एक हाथ आशी के सर के पीछे रखकर और दूसरा तोप के अंदर उसकी कमर को सहलाते हुए उसे अपने और भी करीब करके लगभग काफी तेजी से उसके होठों को चूस और स्मूच कर रहा था। आहा उमम अमम, साइको प्लीज लीव, उमम आहा, थरकी इंसान छो, अमम। कहते हुए आशी के मुंह से निकलने वाली सिसकियों को सुनकर क्रिश और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। उसके हाथ अब आशी की कमर से होते हुए ऊपर उसके सीने तक जा रहे थे और अब वो उसे काफी तेजी से प्रेस कर रहा था। आशी, जो कि 10 मिनट तक क्रिश से छूटने की कोशिश कर रही थी, अब उसे समझ में आ गया था कि क्रिश की पकड़ से बचाना उसके लिए इम्पॉसिबल है और भलाई इसी में है कि वह शांत हो जाए। यही सोचकर आशी अब किसी तरह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उसे नॉर्मल होने ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसके अंदर का वाइल्ड बीस्ट तो जाग चुका था। आशी के होठों को चूमते हुए उसे तो एक अलग ही एहसास और खुशी हो रही थी। लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसके अंदर पूरी तरह खो चुका था और अब लगभग उसकी मोहब्बत में गोते लगाना चाहता था। महीनों की तड़प और दूरियां कहीं ना कहीं उसे पागल कर रही थी, क्योंकि भले ही आशी सर्जरी से ठीक हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके शरीर और हार्मोनल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए वो दोनों अब तक फिजिकल नहीं हुए थे। लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और क्रिश का इंतजार अब उस पर हावी हो रहा था। आशी के लिए उसके दिल की बेइंतहा मोहब्बत, उसे इंतजार की आग में जल रहे थे, लेकिन फिलहाल आशिकी के होठों को महसूस करते हुए वह सब कुछ भूल इस एहसास को अपने अंदर उतर रहा था। आशी की करीबी उसके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास थे, या यूं कहे उसके जीने की वजह। जहां एक तरफ क्रिश आशी को बेइंतहा चूमता जा रहा था, तो वही आशी समझ चुकी थी उसका साइको कंट्रोल हो रहा है और अब उसे रोकने के लिए वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने लगी। अगले ही पल उसकी नजर साइड कॉर्नर वाली सीट पर सोए हुए अपने 3 मासूम बच्चों पर गई, तो उसने मुंह बनाकर खुद से कहा, अरे निकम्मो, तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो? अरे जाग जाओ, वरना तुम्हारे ये ड्रैगन डैडी तुम्हारी माँ को की माँ बनकर रख देंगे। अरे मेरे दूध का कर्ज चुकाओ शैतानो, अपनी माँ की जान बचाओ। लाउडली क्राइंग, ए कान्हा जी प्लीज हेल्प मी। आशी ऊपर वाले को याद कर ही रही थी जब अगले ही पल कृष्ण ने उसके होठों को छोड़ा और दांत पीस कर बोला, फायरफ्लाई आई वॉन्ट यू राइट नाउ। वॉट? फ्लश्ड।